हेलो गाइज, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नए प्रश्नों के साथ, जो कि हम लोग साइंस का आज करने जा रहे हैं। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको करने जा रहे हैं। अब सैंपल पेपर फर्स्ट से जो 23 से 24 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि तुरंत ही एग्जाम होने जा रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना सेशन होने जा रहा है, ये वीडियो है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, द फूड आइटम लाइक दिस लाइक चीज दैट इज शो इन द गिवन बिलो इमेज becomes unfit for eating. This happens due to, यानी कि जो आप आइटम्स देख रहे हैं, जो ये आप नीचे जो फिगर देख रहे हैं, वो एक पनीर का है और पनीर जो है वो खाने लायक नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हुआ? हर पनीर तो खाने लायक होता है, लेकिन ये जो पनीर है वो खाने लायक क्यों नहीं है? तो आप इसमें जो पीले पीले जो दाग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात के सूचक हैं कि ये क्या हो चुका है, जिसको हम लोग बासी कहते हैं। ठीक है, और हम लोग जो मैंने कह सकते हैं कि काफी दिन का हो चुका है और इस पे जो है ना कि ये खराब हो चुका है, ये हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन से लगे हुए हैं, जो ऑप्शन है हमारे पास, पहला जो कोरिजन, कोरिजन का मतलब जो होता है वो किसी लोहे या किसी ऐसे पदार्थों पर होती है जो जंग लगती है। रस्टिंग भी उससे संबंधित है, जो जंग लगने का चीजें। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो यहाँ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी जो होता है, मैं रेंसिडिटी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रेंसिडिटी होता क्या है। इसका आंसर जो होगा मेरे हिसाब से रेंसिडिटी होगा। रेंसिडिटी होता ये होता है कि ये केवल ये फूड मटेरियल जो होते हैं वो स्पॉइल्स करते हैं, है ना। जो फूड, ये केवल रेंसिडिटी फूड मटेरियल के साथ होता है, और ये फूड मटेरियल जो होते हैं ना वो स्पॉइल हो जाते हैं, ठीक है, सड़ गल जाते हैं। यानी कि दैट मींस वो खाने लायक नहीं होते हैं, अनफिट हो जाते हैं खाने लायक। और ये काफी दिन के होने के बाद ये महकने लगता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो रेंसिडिटी होगा, और यही इसका सही आंसर है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग है उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि we will observe white ppt in which of the following reaction। हम लोग इस रिएक्शन में बात करेंगे कि व्हाइट पीपीटी। तो व्हाइट पीपीटी जैसे ही बात करता है तो बात यहाँ पर हम लोग ये आ जानी चाहिए कि व्हाइट पीपीटी में जो बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस Na2SO4, जब सोडियम सल्फेट को हम लोग डालते हैं Na2SO4 को जब हम लोग डालते हैं, तो ये हम लोग के साथ बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बना लेता है, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड रिमूव करता है, यानी कि एक प्रेसिपिटेट बनाता है सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर जो हम लोग का आंसर है वो ऑप्शन जो होगा वो होगा हम लोगों का सी ऑप्शन होगा, बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड। जब बेरियम क्लोराइड को हम लोग मिक्स करते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, देन आफ्टर हम लोग का व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। हम लोग क्या होता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म्ड हो जाता है। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्षमा चाहता हूं थोड़ा सा के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यह है कि द प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड। जो हम लोग का दांत होता है, टीथ होता है, वो कुछ दिन बाद देखा जाता है कि ज्यादा उम्र होने पर कि वो सड़ने गलने लगता है ना। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप रेगुलरली ब्रश करें, अच्छे टूथपेस्ट से मुंह को साफ करें, है ना। तो नेचर ऑफ टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है? नेचुरली होता है, एसिडिक होता है, कोरेसिव होता है, या बेसिक होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन होगा, जो कि हमारा बेसिक। टूथ डिके जो है ना, जो पीएच वैल्यू होता है टूथ का, जो डिके करने का जो होता है वो होता है 5.5। जब इससे ये क्या होता है, अल्कलाइन होता है, जब डिके करने लगता है तो ये अल्कलाइन या उसको बेसिक कहते हैं। तो बेसिक के जगह पर जनरली आपको अल्कलाइन देखने को भी मिल सकता है ऑप्शन में। तो आपका आंसर जो होगा वो बेसिक हो या अल्कलाइन हो सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वो है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट। इथेनॉल जो है,
इथेनॉल जो है वो बोल रहा है कि रिएक्ट विथ सोडियम एंड फॉर्म्स टू प्रोडक्ट, है ना। इथेनॉल अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं इसकी कुछ फॉर्मूले जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर समझने में भी बहुत आसान पड़ जाएगा। जैसे हम लोग सोडियम को, अगर हम लोग सोडियम ले लें और इसमें हम लोग इथेनॉल ले लें, क्या ले लें, इथेनॉल, CH3CH2OH, इथेनॉल हो गया ये। अगर हम लोग सोडियम के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, जो हम लोग का बोला है इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग का जो बनने वाला है वो बनेगा हम लोगों का सीधे सीधे जो बनेगा वो सोडियम इथोऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम इथोऑक्साइड, यानी कि सोडियम इथो का मतलब हम लोग पहले लगा लेंगे CH3CH2ONA, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो रिमूव होगा गैसियस फॉर्म में, जो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो ये जो हम लोग का बना है वो सोडियम इथोऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सोडियम इथोऑक्साइड। ठीक है, इस सोडियम इथोऑक्साइड बना हुआ है तो इसका जो ऑप्शन होगा, वो जो आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, सोडियम इथोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्योंकि सोडियम इथोनेट बना हुआ है ए में, बी में सोडियम इथोनेट और ऑक्सीजन बने हुए हैं, सोडियम इथोऑक्साइड बना हुआ है लेकिन ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, लेकिन वो तो होता नहीं, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा में बना हुआ है प्रेसिपिटेट के रूप में। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सोडियम इथोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यह है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर्स इज कॉल्ड। जो आप कॉपर मेटल देख रहे हैं, इस कॉपर मेटल को, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको पतले तीन में, बहुत पतले तार में बदलकर इसको वायर के रूप में बदल सकते हैं, कॉपर वायर के रूप में बदल सकते हैं। तो ये इसका कौन सा गुण है, कौन सी प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है या सोनोरस है। तो यहाँ पर जो हम जो जानते हैं कि किसी भी चीज को खींचकर हम लोग, खींचने को डक्टिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डक्टिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए। तो समझ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो यह कह रहा है कि नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज, यानी कि नॉन मेटल को कहीं से भी रिप्लेस, यानी कि अपने स्थान से नहीं हटाया जाता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हाइड्रोजन नहीं कर सकता है ना, फ्रॉम एसिड, एसिड से, क्योंकि, है ना, ये बताना है आप लोगों को क्यों भाई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नॉन मेटल क्या है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये कभी भी अपने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को ना डोनेट नहीं करते हैं ना, हिंस, इसलिए दे डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, इसलिए ये जो है ना हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो यह होगा कि नॉन मेटल बीइंग एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल बीइंग एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये डोनेट नहीं कर सकते हैं, अतः यह हाइड्रोजन को रिमूव, हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। यहीं पर हम लोग 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो यह है कि हाइड्रोजन विच कैन एडेड टू मॉलिक्यूल Br2 इज, यानी हाइड्रोकार्बन विच कैन ऐड, अगर हाइड्रोकार्बन में हम लोग अगर दो मॉलिक्यूल ब्रोमीन को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हम लोग के जो पास है ऑप्शन नंबर, हम लोग इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो CH2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, डी आंसर इज राइट आंसर। बोथ CH2 CH जो है 3 के साथ बन रहा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। टू मेक ऑल कनेक्टिंग एयर टाइट इन द एक्सपेरिमेंट वी यूज, टू मेक ऑल द कनेक्शंस एयर टाइट इन द एक्सपेरिमेंट वी यूज, है ना। जो यहाँ पर जो प्रश्न है 8वां नंबर जो प्रश्न है वो यह बोल रहा है कि टू मेक ऑल कनेक्शन ऑल राइट एक्सपेरिमेंट, इसका होगा वैसलीन, क्या होगा, वैसलीन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9 जो क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, इसका तो आंसर आप लोगों सभी को मालूम होगा और इसका आंसर जो होगा वो जेनेटिक्स होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाइंडिंग फिजन इज इन सम ऑर्गेनिज्म acquire indefinite orientation in relation to all the
टू द सेल स्ट्रक्चर वन सच ऑर्गेनिज्म। माइनरी जो फिजन होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, वो एक निश्चित ओरिएंटेशन तक होता है, जो कि हम लोग सेल के साथ रिलेशन के साथ संबंध होता है। वे इसमें जो होता है उसका जो आंसर होगा वो होगा अमोबा। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, अमोबा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि जो जेनेटिक जो कंस्टिट्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी जीव जंतुओं के साथ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जेनोटाइप। क्या बोलते हैं, जेनोटाइप इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, जेनोटाइप इज द राइट आंसर। क्योंकि जेनोटाइप जो होता है कि डीएनए सीक्वेंस को फॉलो करता है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो जेनोटाइप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन आर प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। जब हम लोग प्रोटीन्स को फर्स्टली डाइजेस्ट जब करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, यानी कि फूड पाइप से हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ हम लोग करते हैं, तो ओसोफेगस में करते हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं, स्टोमच में करते हैं, या माउथ में करते हैं, कहाँ करते हैं पहली बार जो डाइजेस्ट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जो फूड पाइप से हम लोग होता है, तो हम लोग का जो खाना होता है वो कहाँ जाता है, तो स्टोमच में जाता है। कहाँ जाता है, स्टोमच में जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच रूल, यानी 13 नंबर जो क्वेश्चन है, क्षमा चाहते हैं, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो यह है कि विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कौन सा रूल जो होता है वो करंट के डायरेक्शंस को बताता है कि वो कंडक्टर किधर से किधर जो होता है, कौन सा रूल माने कि डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है कि कंडक्टर में करंट किस ओर जा रहा है ना। जैसे हम लोग लेफ्ट फ्लेमिंग्स जो रूल्स जानते हैं, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, तो करंट को जो बताता है, डायरेक्शन जो बताता है, वो हम लोग का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, वो 14 पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर इज हाफ, यानी अगर मान लिया जाए कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस के रूप में है उसका अगर एरिया आधा कर दिया जाए, देन रेजिस्टेंस बिकम, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो होगा, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो जो एरिया को अगर हम लोग हाफ कर दे, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इज द राइट आंसर। क्योंकि आप लोग मालूम होगा रेजिस्टेंस बराबर जो होता है, रेजिस्टेंस बराबर जो होता है वो रो इंटू लेंथ बाई में एरिया, यानी कि रेजिस्टेंस जो है, अगर एरिया जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, तो अगर एरिया आधा होता है, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पर आते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि मोनेट्रल प्रोटोकॉल बिकम्स इफेक्टिव इन, जो मोनेट्रल जो प्रोटोकॉल है वो कब इफेक्टिव हुआ था, तो जो मोनेट्रल जो इफेक्ट है वो 1989 में, यानी इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, 1989। तो यहाँ पर जो ये मोनेट्रल प्रोटोकॉल जो है वो इफेक्टिव हुआ था 1989 में। ये होता क्या, पहले उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि मोनेट्रल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में जो क्षति हो रही है उसको लेकर बहुत ही जो विश्व है वो बहुत चिंतित हुआ, और उसको इंटरनेशनल तरीके से एक मीटिंग की गई, जो इस मीटिंग को हम लोग विनया कन्वेंशन के नाम विनया कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। किस कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, मैं इसे लिख देता हूं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये विनया कन्वेंशन, विनय कन्वेंशन के नाम से जानते हैं इसे हम लोग, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि ये है, और 1989 में जो है ना इसको इफेक्टिव तरीके से हर जगह लागू किया गया, ठीक है, और इसमें जो है कि किस तरीके से ओजोन लेयर को हम लोग बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसमें ये बात की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो ओजोन लेयर से ही है। ओजोन, क्योंकि कोई प्रश्न यह है कि ओजोन डिप्लेशन हैज रिजल्टेड, ओजोन डिप्लेशन का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, तो ओजोन डिप्लेशन का जो रिजल्ट आया वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होता है, जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके कारण ओजोन लेयर जो है बहुत ज्यादा जो है कि प्रॉब्लम हो रही है ओजोन लेयर को, तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो एसेशन ओरिजिन पर है, ठीक है। जो पहला जो प्रश्न है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर स्टार्ट बीइंग
मैं 17 नंबर क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। एफिशिएंट और रीजन दोनों है। तो यहाँ पर जो है कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर स्टार्ट फेडिंग व्हेन अ जिंक रड इज डिप्ड इनटू इट। जो ब्लू कलर कॉपर का जो ब्लू कलर है वो जिंक जब हम डालते हैं तब ये ब्लू कलर में होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कॉपर का जनरली कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है, मतलब कि पूरा रेड नहीं कर सकते उसको हम लोग, लेकिन वो रेड टाइप का होता है, तो ये ब्लू होने लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जिंक के साथ रेड कर ब्लू कलर में होता है, ये सेशन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि व्हेन एन आयरन नेल डिप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब आयरन नेल की लोहे की किल को जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, द आयरन सल्फेट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि आयरन कम रिएक्टिव होने के कारण कॉपर जो होता है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाता है और कॉपर सल्फेट बना देता है। और आयरन जो है कि आयरन, क्योंकि कॉपर के साथ कॉपर कंपेरिजन में आयरन मोर रिएक्टिव होता है, जो है ना आयरन बहुत ही आयरन जब मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए ऐसा होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, कि दोनों सही है और आर द गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पर। 18 भी एसेशन रीजन है। तो यहां पर जो है कि 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो देखते हैं 18 क्या क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों से। कॉन्डम प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये कॉन्डम जो है कि किसी भी तरीके का डिजीज से, सेक्सुअल डिजीज जो होते हैं, जो संबंध किसी भी स्त्री के साथ जो पुरुष बनाते हैं, तो उससे ही जो है कि बचाता है सारे डिजीजों से। कॉन्डम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। रीजन क्या है कि कॉन्डम प्रिवेंट्स द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द ओव्यूम बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। रीजन भी जो है कि वो भी रीजन सही है, कि रीजन जो होता है कि रीजन का कहना सही है कि कॉन्डम जो होता है कि वो जो लड़की का जो एग्स आते हैं, ओवियम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो और जो पुरुष के जो स्पर्म्स हैं उनको मिलने से रोकता है, बैरियर का काम करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिजीज से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं से हाईलाइट कर देता हूं। कंपास इज kept नियर अ वायर कैरिंग करंट गेट इट डिफ्लेक्टेड। कंपास जो होता है, अगर हम लोग जब हम लोग करंट वायर से करंट पास कर रहे हैं तो कंपास को ले जाएंगे, तो कंपास जो है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होता है, इसलिए कंपास भी क्या होता है? डिफ्लेक्ट करता है। रीजन दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक इफेक्ट। सही है भाई, कि मैग्नेटिक जो ये है कि इफेक्टिव तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ रीजन भी सही है और एसेशन भी सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ई हो जाएगा, बोथ ए एंड आर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एसेशन रीजन जो कि लास्ट प्रश्न है हम लोग के इस वीडियो का। अगर आप लोगों को सही में अच्छा लग रहा होगा मेरा ये क्लास, तो प्लीज इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। मैं भी एक बहुत अच्छा आप लोगों को बहुत टाइम देना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ ऑन द यूट्यूब। तो आप लोगों के पास हेल्प की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यह है कि biotic component of ecosystem continuously require energy to carry on life process, है ना। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो इकोसिस्टम के जो होते हैं वो जो है कि बहुत ही एनर्जी का कैरी ऑफ द लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये एकदम बात सही है। जो रीजन है कि अबायोटिक कंपोनेंट आर द नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द इकोसिस्टम। अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं इकोसिस्टम की, ये भी बात सही है। लेकिन ए को लेकर कोई नहीं और आर रीजन का कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। क्या होगा? ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग का बी हो जाएगा। और इसी के तहत हम लोग का वीडियो का आज ये मेरा आज यहाँ काम समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलूंगा नए कुछ प्रश्नों के साथ, नए सैंपल पेपर के साथ। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत बहुत बहुत